Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Students, today we are going to talk about essay writing, and you know that it is related to our grammar section. और इसमें हम जो बेसिकली बात करेंगे वो ये होगी कि ऐसे कहा किसे कहा जाता है, ऐसे की कितने टाइप्स हैं, और ऐसे लिखने के लिए हमें क्या करना चाहिए उसके हवाले से कुछ गाइडलाइन। सही है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट ऐसे व्हाट इज़ ऐसे की जहाँ तक बात है कि ऐसे कहते हैं किसको है। सो देयर आर मल्टीपल डेफिनेशन वी फाउंड इन ग्रामेटिकल कंटेंट जिसके अंदर हमें पता चलता है कि ऐसे की बहुत सारी तारीफ़ात की गई हैं। सो एक जो हमें इसकी डेफिनेशन पता चलती है ऐसे की वो ये कि अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, कि ऐसे कहा जाता है एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग को जो कि ऑन अ पार्टिकुलर सब्जेक्ट, जो एक पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर होता है। मतलब ये है कि ऐसे के अंदर एक ख़ास मौजू आपको नज़र आएगा, किसी ख़ास मौजू को लेकर राइटर उसको लिखना शुरू करता है। सही, एक तो डेफिनेशन ये है। इसी तरह एक और डेफिनेशन ऐसे के बारे में ये की गई है कि एन ऐसे इज़ अ फोकस्ड पीस ऑफ राइटिंग, कि ऐसे कहा जाता है उस राइटिंग को जो कि फोकस्ड हो। सही ना, पीस ऑफ राइटिंग। फोकस्ड होने का मतलब ये है, वही वाली बात कि जिस तरह यहाँ पर जिक्र की थी कि पार्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर चले, इसी तरह इसमें भी एक ख़ास मौजू होता है और उसको फोकस किया जाता है। क्लियर। एन ऐसे इज़ अ फोकस्ड पीस ऑफ राइटिंग दैट डेवलप्स एन आर्गूमेंट और नैरेटिव बेस्ड ऑन एविडेंस, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन। मतलब ये है कि ऐसे कहा जाता है एक ऐसी पीस ऑफ राइटिंग को जो कि फोकस्ड हो, किसी ख़ास मौजू को वो सामने रख के लिखी जाए, और वो राइटिंग फोकस होते हुए एक आर्गूमेंट को डेवलप करती है। मतलब ये कि बहस व तमीज़ कह लें आप, उसके अंदर एक डिबेट थी कि कोई मौक़िफ़ सामने रखा जाता है और फिर उस पर दलाइल कायम किए जाते हैं। सही है ना, बेस्ड ऑन एविडेंसेस। या तो वो आर्गूमेंट को डेवलप करेगी ऐसी राइटिंग। सही, ऐसे की बात हो रही है। ऐसे ही कहा जाता है कि ऐसी राइटिंग को जो कि आर्गूमेंट को डेवलप करेगी या नैरेटिव को, किसी कहानी वगैरह को सामने लेकर आएगी, बट बेस्ड ऑन एविडेंस, वो दलाइल पर मुश्तमिल होगी। सही है। और ये भी हो सकता है कि बेस्ड ऑन एविडेंस उसमें हो, एनालिसिस भी उसमें पेश किया जा रहा हो। सही, तजसिया किसी शय का कि ये है तो क्यों है, इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, इस तरह की बातें। और इंटरप्रिटेशन, वजाहत को कहा जाता है इंटरप्रिटेशन। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये जो कहा कि ऐसे कहा जाता है एक फोकस पीस ऑफ राइटिंग को जो कि आर्गूमेंट को या नैरेटिव को डेवलप करती है, जो कि एविडेंस, एनालिसिस और इंटरप्रिटेशन पर बेस करते हैं, ये इतनी सारी बातें क्यों की गई हैं? असल में ये बातें इसलिए की गई हैं कि ऐसे की भी तो बहुत सारी टाइप्स होती हैं। अब ऐसे पीस ऑफ राइटिंग तो है, शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, ये बहुत बड़ा तो नहीं होता। कहने का मकसद ये है कि कोई किताब तो नहीं होती ना पूरी ये इस लिहाज से शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग होता है, पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर होता है, किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट को ही फोकस कर रहा होता है। और ये जो बातें की ना, या तो ये आर्गूमेंट आपको उसमें नज़र आएगा या नैरेटिव उसमें यानी कहानी की सूरत में बयान किया जाएगा। ये इसलिए कहा कि उसकी जो काइंड्स है ना वो डिफरेंट होती हैं। अब उसकी जो काइंड्स है, टाइप्स हैं, वो कैसे डिफरेंट होती हैं उसके बारे में अभी नेक्स्ट स्लाइड्स में हम और बात करेंगे। लेकिन मैं ये चाहूँगा एक और डेफिनेशन आप समझ लें, ताकि जब हम उसकी बात करें तो ये बात तो हमारे जहन में क्लियर हो। एक और जो डेफिनेशन ऐसे की गई है वो ये कि एन ऐसे इज़ अ पीस ऑफ राइटिंग। ऐसे कहा जाता है एक ऐसे पीस ऑफ राइटिंग को दैट इज़ रिटन, जो कि लिखा जाता है टू कन्वेंस समवन ऑफ समथिंग, किसी को कन्वेंस करने के लिए। सही है, कन्वेंस करने के लिए किसी चीज़ के बारे में, और टू सिंप्लीफाई इन्फॉर्म द रीडर्स अबाउट अ पार्टिकुलर टॉपिक, या तो रीडर को इन्फॉर्म करने के लिए। देखें, या तो वो कन्वेंस करने के लिए होगा ऐसे, या रीडर को जिसके लिए लिखा जा रहा है वो भी पढ़ेगा ना उसको, रीडर, या तो उसको इन्फॉर्म किया जाएगा अबाउट अ पार्टिकुलर टॉपिक, किसी पार्टिकुलर टॉपिक पर, किसी ख़ास मौजू के बारे में किसी को कन्वेंस किया जाएगा या उसको इन्फॉर्म मालूमात दी जाएगी। सही है। कन्वेंस करने का मतलब ये कि आप डिबेट
का स्टाइल अपना लेते हैं, वहाँ पर आप एविडेंसेस देते हैं और फिर आप बताते हैं कि ये बात सही है या गलत है। से फॉर एग्ज़ाम्पल पाकिस्तान में पहले के मुकाबले में महंगाई ज़्यादा हुई है या कम हुई है। अब ये दो बातें हैं, कुछ लोग ये कह सकते हैं कि महंगाई ज़्यादा हुई है, कुछ कह सकते हैं कि नहीं महंगाई ज़्यादा नहीं हुई, महंगाई कम हुई है। तो जाहिर है अब ये दो बातें तो इनको आपको एविडेंस के साथ ही पेश करना होगा, और गवाही को आप अपनी इसी तरह मजबूत कर सकते हैं कि उस पर आप एविडेंस, मजबूत दलाइल आप पेश कर सकें, कन्वेंस करेंगे आप लोगों को, सामने वालों को। सही है। और अगर मौजू ऐसा है कि जिसमें कन्वेंस नहीं किया जा रहा बट इन्फॉर्म किया जा रहा, तो वो इन्फॉर्म करने के ज़ुमरे में आ जाएगी ये बात। क्लियर हो गया? आगे इसी डेफिनेशन में बताया जा रहा है कि इन ऑर्डर, ये कहने की एक एक्सप्लेनेशन है ये पूरी, इन ऑर्डर फॉर द रीडर टू बी कन्वेंस और एडिक्युटली इन्फॉर्म्ड, ये वाली बात हम कर चुके हैं। ये जो लिखा जाएगा रिटन ऐसे, यानी पीस ऑफ राइटिंग तो है, या तो ये कन्वेंस करने के लिए होगा या ये इन्फॉर्म करने के लिए होगा, और इसका मकसद ये होगा कि रीडर को कन्वेंस कर दिया जाए या मुनासिब तौर पर इन्फॉर्म किया जाए। और आगे कहा है कि द ऐसे मस्ट इंक्लूड सेवरल इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स, इसमें बहुत सारे ऐसे भी कंपोनेंट्स शामिल होते हैं, ज़रूर शामिल होते हैं, टू मेक इट फ्लो इन अ लॉजिक, जिसको फ्लो में रखते हैं लॉजिकली भी। मतलब ये कि इसमें आपको ये नज़र आएगा कि आप जो बात उसमें जिक्र कर रहे हैं वो ऐसे ही बस पॉइंट्स आपने बिखेर नहीं दिए, आप उसको लॉजिकली पेश कर रहे होते हैं। अब ये वाली बातें जो हमने यहाँ डिस्कस की हैं कि ऐसे कहा जाता है पीस ऑफ राइटिंग को जो पार्टिकुलर सब्जेक्ट पर हो, या यही बात दूसरे लफ्ज़ों में कही कि वो फोकस्ड राइटिंग होती है, आर्गूमेंट, नैरेटिव उसमें नज़र आएंगे, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, एविडेंस नज़र आएगी, कन्वेंस करने के लिए होगा रीडर को या इन्फॉर्म करने के लिए होगा। अब इन बातों को जो हमने यहाँ पढ़ा है, जब आप इसकी अभी टाइप्स देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में तो फिर आपको और ज़्यादा क्लियर होगा। तो हम चलते हैं अब नेक्स्ट स्लाइड पर। टाइप्स ऑफ ऐसे, ऐसे की कितनी टाइप्स होती हैं? देखिए, एक टाइप तो है जिसको हम कहते हैं एक्सपोजिटरी एसेज। एक्सपोजिटरी का मैंने यहाँ पर देखे ट्रांसक्रिप्शन यहाँ पर इसकी वो की है, जो कि आप आइडिया लगा सकते हैं कि इसका प्रोनाउंसिएशन क्या है। एक्स यानी एक्सपोजिटरी नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे एक्सपोजिटरी। सही है ना? ये देखें यहाँ पर जो शुरू में ये वाला आपको सिंबल नज़र आ रहा है ना यहाँ, तो ये बहुत शॉर्ट साउंड होता है, ई आई का बहुत ज़्यादा शॉर्ट साउंड है। एक्सपोजिटरी एसेज, ये फर्स्ट टाइप है इसकी। इसी तरह एक और जो ऐसे होता है उसको कहते हैं डिस्क्रिप्टिव ऐसे, यानी डिस्क्रिप्शन उसमें ज़्यादा ना। नैरेटिव एसेज, नैरेटिव का मतलब उसके अंदर नैरेशन, यानी नैरेशन का मतलब है कहानी, कहानी का अंदाज़ अपनाया जाएगा, स्टोरी होगी उसमें। क्लियर है? इसी तरह एक और जो ऐसे की काइंड है वो है आर्गूमेंटेटिव ऐसे। आर्गूमेंटेटिव ऐसे का मतलब क्या है? जिसके अंदर आपको आर्गूमेंट नज़र आए। आर्गू मीन्स बहस करना, यानी डिबेट, डिबेट वाला जो स्टाइल होता है ना, कि नहीं ऐसा नहीं ऐसा है और मैं इस बात को यूँ साबित करता हूँ। तो आर्गूमेंटेटिव ऐसे वो ऐसे होता है जिसके अंदर आपको आर्गूमेंट नज़र आता है, डिबेट वाला स्टाइल नज़र आता है, इसके अंदर आपको स्टोरी नज़र आती है, इसके अंदर आपको डिस्क्रिप्टिव में डिस्क्रिप्शन यानी वजाहत होती है किसी चीज़ की, और एक्सपोजिटरी क्या होती है इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड में ही बताना चाहूँगा। इतना समझ में आ गया होगा आपको ज़रूर। अब इनकी एक एक करके हम डेफिनेशंस को समझेंगे। एक्सपोजिटरी ऐसे की डेफिनेशन जो है वो ये है कि एन एक्सपोजिटरी ऐसे इज़ यूज्ड। एक्सपोजिटरी ऐसे जो है वो यूज़ किया जाता है, कहाँ यूज़ किया जाता है? एज अ वे टू लुक इनटू अ प्रॉब्लम। यूज़ किया जाता है एक वे के तौर, एक तरीके के तौर पर, टू लुक इनटू अ प्रॉब्लम, प्रॉब्लम में देखने के लिए, मतलब प्रॉब्लम को पेश करने के लिए, उसको में जांच पड़ताल, उसमें गौर फिक्र करने के लिए। देयर फॉर कंपेयर इट एंड एक्सप्लोर इट, क्यों कि उसके अंदर प्रॉब्लम को कंपेयर किया जा रहा होता है, एक्सप्लोर किया जा रहा होता है। फॉर द एक्सपोजिटरी ऐसे देयर इज़ अ लिटिल बिट ऑफ स्टोरी टेलिंग। इसके अंदर आपको जो स्टोरी टेलिंग है वो बहुत ही ज़्यादा कम नज़र आएगी, इन्वॉल्व इसमें होगी लेकिन बहुत कम होगी स्टोरी टेलिंग के। इसके अंदर आप कोई कहानी ऐड करें, बट दिस टाइप ऑफ ऐसे गोज़ बियॉन्ड दैट। द मेन आइडिया ऑफ
द मैन आइडिया इज दैट इट शुड एक्सप्लेन एन आइडिया गिविंग इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। मतलब ये समझें कि ये जो ऐसे है इसके अंदर आपको जो चीज़ एक्सप्लेन करनी चाहिए वो है एक आइडिया। एक्सपोजिटरी ऐसे के अंदर हम एक आइडिया को पेश करते हैं इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन देते हुए, उसकी वजाहत और उसके बारे में मालूमात देते हुए। ये आइडिया तो पेश किया जाता है बट विद एक्सप्लेनेशन एंड इंफॉर्मेशन, बस ये वाली बात याद रखिएगा। एक्सपोजिटरी ऐसे एक प्रॉब्लम को पेश करता है, पहली बात। दूसरी बात ये कि वो एक आइडिया को पेश करता है, वही वाली बात कि ये मसला है तो इसके पीछे वजह क्या है, एक नोशन, एक आइडिया, एक ख्याल जिसको इंफॉर्मेशन और एक्सप्लेनेशन की सपोर्ट के साथ पेश किया जाता है। सही है, इसके अंदर आप कंपेयर करते हुए भी और एक्सप्लोर करते हुए दोनों स्टाइल को अपनाते हैं। क्लियर हो गई बात? अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। टाइप्स ऑफ ऐसे में दूसरी जो काइंड है ऐसे की टाइप है वो है डिस्क्रिप्टिव ऐसे। डिस्क्रिप्टिव ऐसे, डिस्क्रिप्शन से डिस्क्रिप्टिव का वर्ड है, और डिस्क्रिप्टिव ऐसे कहा जाता है उस ऐसे को कि डिस्क्रिप्टिव ऐसे विल डिस्क्राइब समथिंग इन ग्रेट डिटेल, उसको बहुत ही ज़्यादा वजाहत के साथ ये डिस्क्राइब करता है। क्लियर है? द सब्जेक्ट कैन बी एनीथिंग फ्रॉम पीपल और प्लेसेस। इसका जो सब्जेक्ट मौजू है वो लोग भी हो सकते हैं, मतलब ये लोगों के हवाले से भी लिखा जा सकता है, एंड प्लेसेस किसी जगह के बारे में भी लिखा जाता है। तो टू सब्जेक्ट्स एंड इवेंट्स, किसी ऑब्जेक्ट किसी इवेंट को भी पेश किया जा सकता है, मतलब डिटेल के साथ बात होगी उसके अंदर। बट द मेन पॉइंट इज टू गो इन टू डेप्थ। डेप्थ में जाना, गहराई में जाना इसका असल मकसद होता है, मेन पॉइंट होता है। डिस्क्रिप्टिव का वर्ड डिस्क्रिप्शन से याद रखे, बस आसान कर देते हैं बात को। डिस्क्रिप्टिव ऐसे वो ऐसे होगा जिसके अंदर आपको डिटेल्स नजर आए। अब इसका मौजू जाता है कि वो लोग भी हो सकते हैं, वो कोई जगह शहर कुछ भी हो सकता है, बट जो चीज़ भी डिस्क्रिप्टिव ऐसे में होगी वो डिटेल के साथ होगी, और डेप्थ में उसको समझ, ज़ाहिर डिटेल में जाएंगे तो डेप्थ में ही जाएंगे, आप गहराई में उसको समझेंगे। क्लियर है? आगे देखिए, यू माइट डिस्क्राइब द आइटम्स कलर, वेयर इट केम फ्रॉम, व्हाट इट लुक्स, स्मेल, टेस्ट। अब देखें डिटेल के अंदर क्या आ जाती है बात, मतलब अगर आप किसी चीज़ की भी बात कर रहे हैं ना तो उसके कलर की बात आ जाती है, वो आया कहाँ से, उसकी ओरिजिन क्या है, वो दिखता है कैसा है, उसकी स्मेल क्या है, उसका टेस्ट क्या है, कैसा फील होता है, हाउ इट फील्स, लगता है कैसा है। एक एक चीज़ जो है ना ये डिस्क्रिप्टिव ऐसे के अंदर फिर हमने कवर करनी होती है। डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्शन सही है। क्लियर है ना? फर्स्ट टाइप में हमने एक्सपोजिटरी ऐसे की बात की है। एक्सपोजिटरी ऐसे वो ऐसे है जिसके अंदर किसी बात को, एक्सपोजिटरी आइडिया को, किसी बात को, आइडिया को पेश किया जाता है विद एविडेंसेस, एक्सप्लेनेशन के साथ, डिटेल्स के साथ। डिस्क्रिप्टिव में क्या है, यहाँ पर डेप्थ में जाया जाता है, डिटेल्स में जाया जाता है, बस शॉर्टली ये समझ लें। एक और जो काइंड है वो है नैरेटिव ऐसे। नैरेटिव ऐसे क्या है, नैरेशन से है। नैरेटिव, नैरेशन कहते हैं स्टोरी को, स्टोरी कुछ बात जिक्र करना, कोई रिवायत जिक्र करना। अब नैरेटिव ऐसे के अंदर होता ये है कि नैरेटिव ऐसे इज़ वन विच डिटेल्स आ स्टोरी, जो कि डिटेल्स में चला जाता है कि स्टोरी की, इसमें स्टोरी का एलिमेंट आपको नज़र आएगा। ऑफन टाइम्स फ्रॉम अ पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू। When writing a narrative essay, you should include a set of characters, location, good plot and climax to the story. ये आसान सी बात है, कोई स्टोरी होती है तो ज़ाहिर है उसमें कैरेक्टर तो होते ही हैं, उसमें जगह का भी बताया जाता है, उसके अंदर एक प्लॉट, मतलब पूरा एक प्लान होता है सामने कि पूरी कहानी कि ये आया फिर उसने ये काम किया। क्लाइमेक्स भी होता है, स्टोरी होती है तो फिर उसका क्लाइमेक्स भी जाता है ना। जैसे आप बहुत सारी स्टोरीज़, चाहे वो फिल्म ड्रामा वगैरह की भी, उसमें क्लाइमेक्स होता है ना कि वहाँ जाकर जो उसका व्यूअर है वो उसको और ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ देखने लगता है कि अब क्या होने वाला है। सही, तो नैरेटिव के अंदर आपको जो मेन चीज़ नज़र आएगी वो है स्टोरी। स्टोरी को पेश किया जाता है, सही, और विद पार्टिकुलर पॉइंट ऑफ व्यू, अपन एक ख़ास नुक्ता नज़र उसका सामने रखें कि ये बात हम समझाना चाह रहे हैं इस स्टोरी से, और उस चीज़ को फिर इस तरह पेश किया जाता है। ये हो गई जनाब 3 टाइप्स। अब एक और टाइप है वो है आर्गूमेंट ऐसे। आर्गूमेंट ऐसे क्या होता है, एंड राइटिंग
व्हेन राइटिंग एन आर्गूमेंट ऐसे यू विल बी अटेम्प्टिंग टू कन्वेंस योर रीडर। जब आप ये आर्गूमेंटेटिव ऐसे लिखते हैं तो आर्गूमेंटेटिव ऐसे लिखते हुए आपको अपने रीडर को कन्वेंस करना होता है अबाउट एन ओपिनियन, किसी राय के या पॉइंट ऑफ व्यू नुक्ता नज़र के बारे में। सही है। द आइडिया इज़ टू शो द रीडर वेयर द टॉपिक इज़ ट्रू और फॉल्स। ये पेश करना होता है कि ये जो आइडिया है टॉपिक के, ये बात सही है या गलत है, अलॉन्ग विद गिविंग योर ऑन ओपिनियन, खुद अपनी राय देते हुए आप इसके अंदर सही गलत का फैसला कर रहे होते हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि दैट यू यूज़ फैक्ट्स एंड डेटा टू बैकअप एनी क्लेम दैट मेड विद इन द ऐसे। जब अपनी बात को आप साबित करें तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उसको फैक्ट्स और डेटा के साथ साबित करें। से फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं कहता हूँ कि भाई पाकिस्तान की आबादी पहले के मुकाबले में बढ़ गई है, पाकिस्तान की आबादी, इसी पर हमने ऐसे लिखा है और उसमें फिर हम इस बात पे फोकस कर रहे हैं और साबित करना चाह रहे हैं पाकिस्तान की आबादी बढ़ गई है, तो फैक्ट्स एंड डिटेल्स बताना पड़ेगा कि जनाब फॉर एग्ज़ाम्पल 2015 में पाकिस्तान की आबादी इतने फ़ीसद थी एज़ कम्पेयर टू टुडे, बट अब 4 साल के बाद या 3 साल के बाद या 5 साल के बाद, चले 5 साल ही कर लेते हैं, अब आबादी इतने फ़ीसद बढ़ चुकी है। तो ये फैक्ट्स एंड फिगर्स होते हैं जो कि पेश करने होते हैं। क्लियर है? इस तरह की बातें। अब मैं समझता हूँ कि यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई होगी। ये सब आपकी नॉलेज के लिए, ताकि आपको ये पता हो कि ऐसे कहते किसको हैं, उसकी टाइप्स कितनी हैं और उसको लिखा कैसे जाता है। अब हम बात करने वाले हाउ टू राइट एन ऐसे, लिखना कैसे ऐसे को। क्लियर है? तो देखें, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ ऐसे, बहुत सारी टाइप्स हैं ऐसे की जो कि एज ए स्टूडेंट आप लिख सकते हैं, और जो ऐसे का कंटेंट है और जो उसकी लेंथ है ये आपके लेवल पर डिपेंड करती है। से फॉर एग्जांपल अगर कोई 9 क्लास का, मैट्रिक क्लास का बच्चा ऐसे लिखेगा तो उसकी जो लेंथ होगी ऐसे की और जो उसका कंटेंट होगा वो इतना नहीं होगा एज़ कम्पेयर टू ग्रेजुएट स्टूडेंट ऑफ ग्रेजुएशन या इंटर या मास्टर्स, तो वो डिफरेंट हो जाता है। अब ज़ाहिर है मैट्रिक से थोड़ा सा ऊपर हम आ जाते हैं तो वो इंटर लेवल आ जाता है, इंटरमीडिएट, देन ग्रेजुएशन लेवल, देन मास्टर्स लेवल। सो अकॉर्डिंग टू योर लेवल, अकॉर्डिंग टू योर सब्जेक्ट ऑफ स्टडी, अकॉर्डिंग टू योर कोर्स रिक्वायरमेंट, उसके अकॉर्डिंग आपने ऐसे लिखना होता है। सो कैसे लिखना है भाई ऐसे, उसकी देखें 3 मेन स्टेजेस हैं। पहले तो ये कि आप प्रिपरेशन करें, सही है। दूसरा ये कि फिर आप राइटिंग करें, और तीसरा ये कि फिर आप रिवीजन करें उसका। प्रिपरेशन में क्या करना है? प्रिपरेशन में करना ये कि आपने सबसे पहले तो टॉपिक डिसाइड करना है कि लिखना है किस पर आपने। ऐसा थोड़ी है कि किसी पर भी लिख देंगे आप, टॉपिक डिसाइड करना है। अगर मैं आपको कहूँ कि आपने एक वीडियो बना के यूट्यूब पर डालनी है, वो फ़नी वीडियो, तो लाजमी बात है उसका टॉपिक तो होगा ना। देन आप उस पर रिसर्च भी करेंगे, देन आप उसकी एक आउटलाइन भी बनाएंगे कि फॉर एग्जांपल कोई स्टोरी होगी, ये पहले आएगा, फिर देन ये होगा, फिर ये वाक़या रख देंगे, यहाँ का शूट लेंगे। इसी तरह ऐसे के अंदर समझ लें, ऐसे में आप पहले टॉपिक डिसाइड करते हैं, देन आप उस पर रिसर्च करते हैं ताकि मैटर तो आपके पास हो, आप उससे रेलिवेंट बुक्स देखते हैं और एक आउटलाइन बनाते हैं कि पहले नंबर पर हम ये बता देंगे, दूसरे पे ये बता देंगे, तीसरे पर ये, फिर चौथे पे ये, पॉइंट्स को तरतीब देते हैं आप। ये हो गई प्रिपरेशन इसकी। क्लियर है? राइटिंग की जहाँ तक बात है तो राइटिंग में क्या होता है, आपने आर्गूमेंट सेट करना होता है इन इंट्रोडक्शन के अंदर। देन आपने उसकी जो मेन बॉडी है ऐसे की, उसके अंदर आपने एविडेंसेस रखनी होती हैं, और फिर जो कंक्लूजन है उसके अंदर आपने उसको अपनी बात को रैप अप करना होता है, इख्तिताम पर लाना होता है। मतलब आसान कर दूँ मैं, यूँ समझ लें, ये जो ऐसे है ना, ऐसा नहीं होता कि एक पूरा एक सफ़ा लिख दिया ऐसे बन गया। इसके पैराग्राफ होते हैं, एटलीस्ट 3 पैराग्राफ्स होते हैं। फर्स्ट जो पैरा है उसको आप ये कह लें कि आप इंट्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद जो है उसको आप उस मेन बात जो आप अपनी जिक्र करना चाहते हैं, बॉडी ऑफ योर लेटर, वो जिक्र करते हैं। और थर्ड में आपने अपना कंक्लूजन रखना होता है। मतलब यूँ समझे कि अगर कोई शख्स हो, अगर उसका सर ही ना हो तो क्या वो इंसान कहलाएगा? नहीं कहलाएगा। तो ये जो इंट्रोडक्शन है ना, इसकी मिसाल सर की तरह है। फिर जनाब उसका जो जिस्म है उसकी मिसाल ऐसी है बॉडी ऑफ ऐसे। ज़ाहिर है कि सर का होना भी ज़रूरी है और इसकी बॉडी का होना भी ज़रूरी है, सही है। देन थर्ड चीज़ है कंक्लूजन में जिस पर आप बात को एंड करते हैं, तो इसकी जो टांगें हैं
ज़ाहिर है इंसान होगा तो एंड भी तो होना चाहिए ना उसका, बात शुरू की है तो इख्तिताम की तरफ भी लाना होगा। ये है, यूँ समझ लें इंट्रोडक्शन, बॉडी ऑफ ऐसे, और जो इसका इख्तिताम हो रहा है कंक्लूजन पे, आखिरी बात पर। क्लियर है? सो यही बात इसके अंदर होती है। प्रिपरेशन तो आपको बता दिया, राइटिंग भी बता दिया। अब रिवीजन क्या है? रिवीजन के अंदर आपने कंटेंट को दोबारा चेक करना होता है कि ऑर्गेनाइज है या नहीं है, ग्रामर, स्पेलिंग मिस्टेक्स और फॉर्मेटिंग और वैसे कि सही लिखा है या नहीं लिखा। क्लियर है? ये बातें होती हैं इसमें। अब प्रिपरेशन फॉर राइटिंग एन ऐसे, अब इस पर बात कर लेते हैं हम। ये बात जो हम यहाँ कर रहे हैं, ये सारी बात इसलिए हो रही है ताकि हमें ये पता चल जाए कि ऐसे लिखा कैसे जाता है। एक तो तरीका वो है कि जो आप आमतौर पर अपनाते हैं नोट्स में या रेफरेंस में या कहीं भी आप बुक में, आपको पता चल जाता है ऐसे यहाँ लिखा हुआ और आप उसको याद कर लेते हैं। ये तो दूसरे का लिखा हुआ ऐसे जो आप याद कर रहे हैं, खुद कैसे लिखना है हम उस पर बात कर रहे हैं अभी। मतलब ये कि हम आपको अभी ये बताना चाहते हैं कि आप दूसरों के मोहताज ना रहें। से फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी ऐसा मरहला, कोई भी ऐसी बात या कोई भी ऐसा इवेंट पाकिस्तान में, एक दुनिया में कहीं होता है और आपको कहा जाता है उस पर ऐसे लिखें। अब उस पर पहले से मटेरियल अगर ना भी हो, याद करने की ज़रूरत नहीं होगी आपको, आपने खुद से कंटेंट जमा करके किस तरह डेवलप करना है, बात अभी उस पर हो रही है। मतलब मछली पकड़ अगर कोई दे तो ये ऐसा है जैसे आपने रेटिफिकेशन करके, और हम अभी आपको मछली पकड़ना सिखा रहे हैं, खुद ही पकड़ें खुद ही खाएं। याद करने की ज़रूरत नहीं है, खुद से आप प्रिपेयर करें अपने आप को और मेहनत करके अपने पाँव में खड़े हो सकें। सो प्रिपरेशन फॉर राइटिंग एन ऐसे। अब प्रिपरेशन कैसे करनी है, वो कैसे करनी है, इस पर बात कर लेते हैं। देखें, जब राइटिंग आप स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले आपके जहन में आइडिया क्लियर होना चाहिए कि आपने कहना क्या है, पहली बात, और आप क्या कहने वाले हैं, वही वाली बात कि ये डिसाइडेड है और इसी बात को मैंने आगे कन्वे करना है। तो इसके जो है ना फ्यू स्टेप्स हैं, कुछ की स्टेप्स हैं जिनको हमने फॉलो करना होता है ताकि हम उसके लिए प्रिपेयर हो जाएं। सबसे पहला जो काम होता है ना प्रिपरेशन का, वो ये कि आप अपने असाइनमेंट को समझें। आपका जो ऐसे है उसका लिखने का मकसद क्या है, उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, उसको ख़त्म कहाँ करना है, डेडलाइन क्या है। क्लियर? तो इस हवाले से आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो क्लैरिफाई करने की, आप अपने टीचर से, प्रोफेसर से आप उसको क्लैरिफाई करें। क्लियर? या जिससे भी आप हेल्प ले सकते हैं। पहली बात ये। तो प्रिपरेशन में सबसे पहला काम टॉपिक को डिसाइड करना है और उस मकसद को डिसाइड करना है कि लिखा क्यों जाए। दूसरी चीज़ जो है डिफाइन अ टॉपिक। फिर टॉपिक को डिफाइन करने का मरहला आ जाता है हमारे पास। वही आता है कि अगर तो आप से फॉर एग्ज़ाम्पल कि आप अपना टॉपिक जो है ख़ुद चूज़ कर सकते हैं, सो ओके, आप फिर वो टॉपिक उठाएं जिस पर आपको लिटिल बिट नॉलेज तो हो, पहले से आपको कुछ पता तो, और उस पर इस तरह फिर आपका इंटरेस्ट भी कायम रहेगा। अब आपने अगर कोई ऐसा टॉपिक उठा लिया लिखने के लिए जिस पर आपकी नॉलेज ही नहीं है, तो बहुत मुसीबत में आ जाएंगे आप कि इंटरेस्ट भी आप खो सकते हैं, क्योंकि आप लिखने वाले अभी नए नए हैं ना, और एज ए स्टूडेंट आप लिख रहे हैं। तो इसलिए ये रेकमेंडेड है कि आप उस टॉपिक को लें जिस पर आपको पहले से कुछ ना कुछ पता हो। पहली बात ये की हमने कि लिखना क्यों है, कितना बड़ा लिखना है, ऐसे उसकी लेंथ क्या होनी चाहिए, उसकी डेडलाइन क्या होनी चाहिए, पहली बात ये। दूसरी ये कि फिर टॉपिक चूज़ करना, और वो टॉपिक जिस पर कुछ ना कुछ पहले से पता हो, ताकि उस पर सपोर्ट, उस पर मैं एक बात और भी कहूँगा जो यहाँ नहीं लिखी हुई, वो ये कि आप उस पर पहले कंटेंट भी देख लें कि आपको उस पर कंटेंट मिल भी जाएगा या नहीं। ऐसा तो नहीं है कि आप उस टॉपिक पर लिखने के लिए बैठे हैं कि जिस पर कंटेंट ही आपको नहीं मिलेगा और आप लिखने वाले भी नए हैं, तो ये आपके लिए बड़ी प्रॉब्लमेटिक चीज़ हो जाएगी। अब हम आगे चलते हैं। एक और जो चीज़ है वो ये कि अब आपने रिसर्च करनी है। सही है? और रिसर्च कैसे करनी है कि आपने उसकी प्राइमरी सेकेंडरी सोर्सेज जहाँ से आपको मैटर मिलता है वो आप पढ़ते जाएं, उसको नोट करते जाएं। कोई ऐसी बात आती है कि इंपॉर्टेंट है, उसको आप लिखते जाएं। अब ये नहीं देखें अभी कि ये सीक्वेंस के साथ है या नहीं, चाहे वो आखिर में लिखने वाली बात है पहले लिख लें, अब अपनी बात नोट कर लें, फिर ये है, फिर ये, बाद में इसको तरतीब दे लेंगे हम। तो आपने नोट्स उसके प्रिपेयर करने होते हैं। देन आपने क्या करना होता है कि टू हेल्प आउट, ये आपको आपकी पोजीशन में कि आपको पता तो चले आप कितने पानी में हैं, कहाँ खड़े हैं, और आप टॉपिक कैसे लेके चलना है, उस पर आपको ये चीज़ें बहुत अच्छी मालूमात फराहम कर देती हैं। क्लियर है भैया? एविडेंसेस भी जो आपको मिले वो आप लिख लें। तीसरा स्टेप ये था। चौथा स्टेप ये, कम अप विद अ थीसिस। थीसिस के साथ अब आपने आना है। वो क्या, कैसे? थीसिस का मतलब आइडिया है यहाँ पर।
मतलब एक ऐसा सेंट्रल पॉइंट आपके जहन में होना चाहिए आइडिया आर्गूमेंट का कि भाई यहाँ से मैंने बात को शुरू करना है। सही है। क्लियर जो थीसिस है, एक आइडिया है, इस एसेंशियल फॉर अ फोकस्ड ऐसे, वो आपके ऐसे के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने फोकस्ड ऐसे लिखना है। अब फॉर एग्जांपल टॉपिक का आपको अभी तक आइडिया ही नहीं है कि मैं किस बारे में बात करूंगा, तो जब ये आपको नहीं पता तो जाहिर है कि इसके गिर्द फजूल ख्यालात ही गर्दिश करेंगे। तो इसलिए आपको पहले तो ये पता हो कि आपने लिखना इस पर है, आपका मौजू ये है, फिर उसी से रेलिवेंट चीज़ें आप तलाश करेंगे। क्लियर है। आगे एक और जो चीज़ है, यू शुड कीप रेफरिंग बैक टू इट एज यू राइट। ये जो आप बातें लिखेंगे ना, ये थीसिस, एक आइडिया क्लियर आपके जहन में होगा, वो इसलिए होगा कि आप उसको फिर कहीं रेफ़र भी करना चाहें। आगे जाके होता है ना कि आपने उसी बात का आगे जाके कहीं हवाला देना होता है कि ये मैंने बात वहाँ की थी, तो उसको आप रेफ़र कर सकें। क्लियर है। क्रिएट एन आउटलाइन, फिर आप एक आउटलाइन बनाएं कि सबसे पहले ये लिख दूंगा, मैं ये लिख दूंगा, देन यही तरतीब। अब आइए तरतीब, सही है, सीक्वेंस। मैप, एक मैप आउट करना होता है अपने चीज़ों को, रफ स्ट्रक्चर बनाना होगा आपने। सही है। इट इज़ ईजियर टू स्टार्ट राइटिंग, ये आसान होगा ताकि आप अपने ट्रैक से जुड़े रहें। अब हम बात कर लेते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऐसे की, कि ऐसे की इंट्रोडक्शन में क्या लिखना होता है। क्लियर है। देखिए अभी मैं दोबारा रिपीट कर दूँ जो जो बातें अभी हमने जिक्र की हैं। पहली बात तो ये कि हमने ये जिक्र की कि ऐसे कहते हैं कि इसको, उसकी टाइप्स कितनी है। एक्सपोजिटरी ऐसे है, देन उसके बाद है नैरेटिव ऐसे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे, नैरेटिव, आर्गुमेंटेटिव। सही है। प्रिपरेशन कैसे करनी है उस पर हमने बात की है। मैंने बीच में ये भी जिक्र किया था कि एक इंट्रोडक्शन होता है, देन उसकी बॉडी होती है ऐसे की, देन मतलब पैराग्राफ, फर्स्ट पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन दे देते हैं, देन उसके बाद उसकी मेन बॉडी शुरू होती है जिसके अंदर आप मसाइल जो भी आपने टॉपिक के हैं वो डिस्कस करते हैं, देन आखिर में आप कंक्लूजन पे आते हैं कि आपने एंड कैसे करना है। इंट्रोडक्शन ऑफ एन ऐसे की बात कर लेते हैं। सही। इंट्रोडक्शन ऑफ ऐसे ये वो होता है जो कि आपके रीडर के इंटरेस्ट को भी ग्रैब करके रखता है, पकड़ के रखता है, एंड टू इन्फॉर्म दैम, और उनको ये बात भी इन्फॉर्म कर देता है, समझाता रहता है, उसको पता चल जाता है रीडर को कि व्हाट विल बी कवर्ड इन द ऐसे, के ऐसे में होगा क्या। ये फर्स्ट पैराग्राफ होता है जिसके अंदर आप ये बात बता रहे होते हैं कि हम इस चीज़ के बारे में आगे बात करने वाले हैं। फर्स्ट पैराग्राफ को पढ़ने के बाद रीडर को ये पता चल जाता है कि आगे भी इसी तरह की बातें होंगी। भाई कोई मूवी होती है तो फर्स्ट सीन देखकर या उसका ट्रेलर देख के आपको आइडिया हो जाता है, उसका नाम देख के आइडिया हो जाता है कि आगे क्या होगा। बुक है, उसका टाइटल पेज होता है, टाइटल पेज देख के भी आइडिया हो जाता है आगे ये बातें होंगी, उसकी इंडेक्स देख के पता चल जाता है। इसी तरह इसमें भी ऐसा ही होता है कि फर्स्ट पैराग्राफ पढ़ने के बाद रीडर को ये पता चल जाता है आगे क्या कवर किया जाने वाला है। अब ये कितना बड़ा होना चाहिए फर्स्ट पैराग्राफ, तो इसके बारे में बताया कि ये जर्नली 10 to 20% टेक्स्ट इसके अंदर होता है। मतलब ये कि अगर 100% वर्ड्स आपके होंगे 100%, तो 10 से 20% तो पहले में होंगे, बाकी जो 80% है वो आप डिवाइड करेंगे बाकी 2-3 पैराग्राफ में जो आप उसके नीचे बनाएंगे। एट लीस्ट 3 पैराग्राफ होते हैं इसके अंदर, ऐसे के अंदर। फर्स्ट पैरा के अंदर आप इंट्रोडक्शन देते हैं जिसके अंदर आप 10 से 20% बातें जिक्र करते हैं, बाकी 80% बातें बाद में जिक्र करते हैं। इतनी बात समझ में आ गई होगी। अब टू लर्न हाउ टू राइट एन ऐसे, इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग बाय अ फैमिलियर वर्ड विद इट्स इंपॉर्टेंट गोल्स। आपने ये डिसाइड करना होता है कि आपके गोल्स क्या हैं, उन्हीं सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आपने फिर उसको इंट्रोडक्शन को लिखना होता है। सो अब तक जो बातें हमने की हैं वो ये हैं। अब मज़ीद इस पर बातें आ रही हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ ऐसे में आगे और कैसे कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है। मैं यहाँ पर एक पॉइंट जिक्र करने के बाद इसको मैं एंड करूँगा, और बाकी इसकी जो रिमेनिंग स्लाइड्स हैं उसको हम एक और वीडियो के अंदर कवर करेंगे। सही है, एक और क्लास में। सो फर्स्ट पॉइंट बस मैं यहाँ जिक्र करूँगा, हुक योर रीडर। फर्स्ट पैराग्राफ में यानी इंट्रोडक्शन जो आप लिख रहे हैं उसमें आपने अपने रीडर की जो तवज्जो है उसको पकड़ना होता है। वो कैसे, उसके उसमें इंटरेस्ट पैदा हो सके, क्यूरियोसिटी पैदा हो सके। और ये जो सेंटेंस है ना कि दिस सेंटेंस इज समटाइम्स कॉल्ड द हुक,
हुक के तौर पर इस्तेमाल होता है, जिस तरह वो कुछ टांग नहीं देते कि अटक जाता है उसके अंदर। फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर आपने बातें ऐसी लिखनी है कि उसकी जो तवज्जो है वो आप पकड़ लें, मतलब वो टंग जाए उससे, अब वो कहीं नहीं जा सकता, आपने उसको पकड़ लिया है। क्लियर है? बिल्कुल ऐसे समझे कि कोई मूवी फर्स्ट सीन ऐसा होना चाहिए कि बंदे की तवज्जो वो बिल्कुल ग्रैब कर ले और वो देखे कि आगे भी मुझे इसको सुनना चाहिए जो इस वीडियो में बात चल रही है। इट माइट बी क्वेश्चन, अब ये क्यूरियोसिटी और इंटरेस्ट कैसे डेवलप होगा? वो ऐसे होगा, या तो आप फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर कोई क्वेश्चन उठा दें, कोई कोटेशन, कोई ऐसी बात, कोई सरप्राइजिंग स्टैटिक्स कि लोग बोले अच्छा ऐसा भी होता है, इस तरह की बातें, कोई बोल्ड स्टेटमेंट कि जिसके अंदर एम्फेसाइज किया जा रहा हो टॉपिक से रेलिवेंट चीज़ों पर। ये वो बातें होती हैं जो कि आपने पैराग्राफ के अंदर ऐड करनी होती है फर्स्ट, ताकि आपका रीडर कहीं और ना जाए और वो आपकी पूरी बात को पढ़ने के लिए तैयार हो जाए। सो आई होप यू गॉट ए क्लियर आइडिया। यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। बाकी जो रिमेनिंग बातें हैं वो हम इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट स्लाइड्स में, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन, यहाँ तक कोई क्वेश्चन करना हो, यू मे आस्क। जज़ाकल्लाह।